दोस्तों, आज अनुस्वार मंच पर हमारे साथ हैं रंगनाथ दुबे जी, जो विदेशों से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं और आजकल विभिन्न कार्यक्रमों में देशाटन करते रहते हैं। तो हमने सोचा उनकी साहित्यिक यात्रा की गतिशीलता देखने के लिए उनके साथ एक साक्षात्कार किया जाए। स्वागत है। आइए दुबे जी। प्रणाम सर। शॉर्ट नोटिस पर आप आ गए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और हमारे दोस्त बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आपने। मैं बता दूं कि ये साक्षात्कार आपकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करने के लिए है और इसीलिए हम शुरू करेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से शुरू हुई। सर, प्रथम तो सर हमारे लिए बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है कि आज मैं इस मंच के माध्यम से डॉक्टर संजीव कुमार सर से बात कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं अभी अंकुरित होने की कगार पे हूँ। अभी हालांकि मैं लिख और तमाम तरह की विधाओं में लिख रहा हूँ, लेकिन आपसे वार्ता कर के क्रम में जो भी आज मुझे सीखने को मिलेगा, ये मेरी उपलब्धि होगी जी, जो आजीवन मेरे लिए बड़ी जैसा कि आपने कहा सर कि मेरे लिखने की शुरुआत क्या हुई। हमारा पारिवारिक परिवेश शुरू से साहित्यिक रहा है। जब मैंने आंख खोला तो मेरे चारों तरफ साहित्य बिखरा हुआ था। मेरे घर, मेरे परिवार, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं एक राष्ट्रीय व्यंग्यकार हैं और देश के विभिन्न मंचों पे वे काव्य पाठ के लिए जाते रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे यहाँ राहत इंदौरी साहब और चंद्रशेखर मिश्र, आदम गोंडवी साहब जैसी बड़ी शख्सियतें आती रही हैं, जिनके सानिध्य में, हंसी ठहाकों में हमने बहुत सी बातें सीखी हैं। और शायद ये सब उसी की देन है कि जो थोड़ा बहुत मैं आज लिख पा रहा हूँ, या हालांकि मैं लंबे समय तक इसको छिपाता रहा हूँ, क्योंकि सर हमारे ऐसा क्यों? उसका रीजन है सर कि हमारे यहाँ कहा जाता है जहाँ बाप चाचा उठ बैठ रहे हों, वहाँ बेटे का आना जाना, उठना बैठना थोड़ा सा शिष्टाचार नहीं माना जाता, शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है। इसीलिए मैं मंचों की तरफ न जा करके मैंने लेखन को अपना हथियार बनाया और धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता मैंने एक सफर तय किया है। मैंने काफी मेहनत की है। लिखने का प्रादुर्भाव हमारे इस तरह से हुआ, कुछ विसंगतियां थी जो मुझसे बातें करने लगी थी। जैसे कुछ अटपटा सा, जैसे खुदे हुए गड्ढे थे, लग रहा था कि वे हमसे बात करने के लिए लालायित हो। मैं इग्नोर या उनको अवॉइड कर देता था, तो फिर भी घर पे आता था तो वे गड्ढे दिखने लगते थे। मुझसे कहीं न कहीं एक अजीब सी फीलिंग होती थी, लगता था मेरे अंदर कोई है जिसे मैं रोक रहा हूँ। लेकिन ये ठहरना, लंबे समय तक ये रोकना संभव नहीं हो पाया सर। एक दिन ये बांध टूटा और कागज पे हमने लिखना शुरू किया और देश की उपासना, तरुण मित्र जैसे पत्र पत्रिकाओं में मैंने भेजना शुरू किया। और सर, पहली सफलता की खुशबू इतनी महत्वपूर्ण होती है, जैसे किसान के लिए मिट्टी की खुशबू जो मायने रखती है, एक छोटे से बच्चे के लिए माँ का वात्सल्य और स्पर्श जो मायने रखता है। पहली छपी हुई रचना वही सुख, वही समृद्ध, वही उत्साह उसको पहली प्रकाशित हुई रचना देती है। तो पहली रचना आपकी कब प्रकाशित हुई? और पहली रचना तो 2004 के करीब। हालांकि मैं लिख तो 1997 से ही रहा हूँ सर, लेकिन छपने का जो मानसिक सुख मुझे मिला, वे 2004 में मिला सर। एक पत्रिका आती थी देश की उपासना हमारे यहाँ से, और उसमें मेरी पहली रचना प्रकाशित हुई। और इस साहित्यिक बाइक में पहली बार पेट्रोल ऊर्जा का वहीं से भराया मैंने, और आपकी दया से वही समझ लीजिए बजाज स्कूटर से शुरू हुए थे सर, आज पल्सर तक आ गए हैं, बुलेट तक आ गए हैं। बहुत सुंदर। आप लोगों का आशीर्वाद, बहुत खुशी मिलती है सर। दरअसल आज भी मैं सीखना चाहता हूँ, बहुत भूख है सर, मैंने कोई विधा छोड़ी नहीं है, मेरी भूख है कि जो बढ़ती जा रही है। तो आपने सारी विधाओं में काम किया है अनुभव प्राप्त करने के लिए या एक प्रयोग करने के तरीके से?
लेकिन आपको अब तक में कौन सी विधा सबसे प्यारी लगी? सबसे बढ़िया तो देखिए सर, हमारे पास कविताओं का एक संग्रह बहुत, कम से कम हर विधा में मेरे पास 2-2, 3-3 पुस्तक प्रकाशित करने भर की रचनाएं हैं। चाहे व्यंग विधा हो, चाहे राजनीतिक लेख हो, चाहे कहानी हो, चाहे लघु कथा हो। मैंने एक यात्री की तरह, आप कह सकते हैं मैं जोगी हूँ। मैंने हर मठ को चूमा है। मैं इतनी कम उम्र में समझिए तांत्रिकों के साथ भी रहा हूँ, अपने से बड़े लोगों के साथ भी रहा हूँ, छोटे से बच्चे के साथ भी रहा हूँ। मैंने किस जिंदगी के जितने टेस्ट ले सकता हूँ मैंने लेने की कोशिश की है। जिंदगी का बिना खट्टापन के सर मिठास का मजा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ कब लिखने शुरू करेंगे? सर थोड़ा सा अभी परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है, और मुझे दम्भ तो नहीं होना चाहिए एक लेखक में, एक रचनाकार हूं, क्योंकि ये नष्ट होने की पहली शर्त है कि अगर जिस दिन आपको लगा। लेकिन हाँ सर, मुझे ये विश्वास है, मेरी कविता और लघु कथा का एक संकलन अगर कविता कभी पुस्तकाकार में आती है तो ये मेरा आज ही दावा है कि कभी भी जब पाठक उसको अपने हाथों में लेगा, उसकी एक लाइन से पढ़ना शुरू करेगा, एक रचना भी अगर वो पढ़ गया, तो उसी से मैं समझता हूं कि उसके खरीदे हुए पैसे सारे वसूल हो जाएंगे। क्योंकि हर लाइन को मैंने माँ की तरह पूजा है सर। मैंने बड़ी मोहब्बत की है शब्दों से। मैं उसको आज समझ लीजिए व्यक्त नहीं कर सकता सर। मुझे कविताओं के पगडंडियों ने पाला है सर। अभिव्यक्त तो आप कर ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे साहित्य की पगडंडियों ने पाला है सर। मुझे सरसों के खेत ने पाला है सर। मुझे गांव के अमराइयों ने, गांव के महुए ने, तमाम, ऐसा कोई दृश्य नहीं है जिसका मानवीकरण न हुआ हो, मैंने देखा न हो। तो ऐसा करें, अपनी एक चुनिंदा कविता आप अगर हम लोगों को सुनाएं तो बड़ा आनंद रहेगा। उसके लिए सर हम बता रहे हैं, इतना लिखे हैं सर ना, हमें याद तक नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी एक छोटा सा हम आपको सुनाना चाहेंगे। भूख एकटक देखती है, भूख एकटक देखती है, तवे पे सिकती हुई रोटी, तवे पे सिकती हुई रोटी, गरीब जानता है इसका हुस्न, इसकी सुगंध, ऐ रंग कितनी खूबसूरत लगती है तवे पे पलटी हुई रोटी, ऐ रंग कितनी खूबसूरत लगती है तवे पे पलटी हुई रोटी। तो गरीब को सर रोटी, मैं समझता हूँ ये तमाम विसंगतियां हैं, तमाम चित्र हैं सर। मैंने इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा लिखा है कि मुझे खुद कभी कभी, मैं अब तो बीच में 2 साल बीमार हो गया था सर, थोड़ा सा ब्रेक आया था, आप समझ लीजिए कमर्शियल ब्रेक। जैसे कोई अच्छी सी फिल्म देख रहे हो और कोई ब्रेक आ जाए तो मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बीच में 2 साल ने मुझे डिस्टर्ब किया सर। और उसके बाद भी हमने अनवरत लिखना अभी चालू रखा है। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, तो बीच आपने में कहानियां भी लिखी हैं? हाँ, कहानी भी लिखे हैं, लघु कथा लिखे हैं, तमाम राजनैतिक पत्रिकाओं के लिए मैंने कवर स्टोरी भी लिखी है, लेकिन और इनकी शेरो विषय वस्तु शायरी कहाँ भी से उठाते हैं आप? कैसे दरअसल चुनाव सर, करते हैं आप विषय वस्तु का? विषय में बताए ना सर, मैं अजीब फक्कर टाइप का हूँ। मुझे जैसे एक ही चीज 2-3 बार लिखता हूँ फिर उससे उबन होने लगती है। फिर मेरे अंदर इच्छा होती है थोड़ा फ्लेवर चेंज किया जाए, और उस फ्लेवर को चेंज करने की तलाश में मैं कभी कभी ना अजीब से हालात से 2-4 होता हूँ। कभी राजनीतिक, हालांकि सबसे टिपिकल होता है नेताओं पे लिखना, क्योंकि नेता एक ऐसी प्रजाति है हमारे देश की, इनकी वजह से कम 1 दर्जन जो पशु पक्षी हैं बेचारे परेशान रहते हैं। जैसे किसी को गधा कहना हुआ, गिरगिट कहना हुआ, और ये सारे अलंकार नेता के लिए उपयुक्त हैं। बताइए, कहते हैं नेता गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अब गिरगिट बेचारे का क्या खता है, क्या गलती है? नेता तो दुर्भाग्यवश हो ही गया है,
तो उसकी सजा गिरगिट को उपमा देकर या तुलना देकर क्यों किया जाए, लेकिन सही किया है। जाता है। सबसे अजीब जीव हमें लगता है हमारे देश में नेता पैदा नहीं होता सर, अवतार लेता है। देखिए दुबे जी, एक चीज ध्यान रखिए, हम्म, ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, हम्म, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। हाँ सर। पृष्ठभूमि ये है कि एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी में ये वो द्वंद्व हुआ कि कौन प्रथम पूज्य होगा। हम्म, तो ये मामला जब शंकर जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भाई जो इस धरती की पहली परिक्रमा करके पहले आएगा उसी की हम्म, प्रथम पूजा होगी। हम्म, तो कार्तिकेय जी अपने मोर पे बैठे वो उड़ लिए। गणेश जी हम्म, तो थे, वो चूहे पे क्या करते, कितने दिन में कहाँ पहुंचते। तो हम्म, उन्होंने क्या किया, 2 मिनट विचार किया और उनको कुछ रास्ता समझ में आ गया, तो उन्होंने मम्मी पापा की हम्म, परिक्रमा कर ली और सामने खड़े हो गए। हम्म, तुमने इतनी जल्दी कैसे परिक्रमा कर ली? कहले माँ और बाप से बड़ी तो ब्रह्मांड नहीं है, हमने तो माँ और बाप की परिक्रमा कर ली, ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। क्या बात है। बात ऐसी बनी कि शंकर और पार्वती जी ने मिलकर के कहा ठीक है गणेश प्रथम पूज्य होगा। हम्म, तब से एक चीज की नींव पड़ गई। हम्म, नींव ये पड़ गई कि पराक्रम हारता है, परिक्रमा जीतती है। क्या बात है सर, सही। इसी थ्योरी का उपयोग ऋषि गौतम ने किया था जब अहल्या की शादी के लिए हम्म, परीक्षा रखी गई थी। तो वो भी हम्म, अपना कामधेनु को चक्कर लगा के पहुंच गए। तो कहा कि भाई सब ये कैसे पूरा हो गया तुम्हारा चक्कर? तो उन्होंने बताया साहब गाय में तीनों लोग समाये हैं और कामधेनु गाय में तो समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम्म, तो जिस लड़की को वो शुरू से पाले थे गोद से, उसी से शादी कर हम्म। ली। तो ये पृष्ठभूमि है। इसी कारण से जहां आप परिक्रमा करते हैं लोगों की, वहां काम हो जाते हैं, और जहां आप पराक्रम दिखाने की कोशिश करते हैं ढेर हो जाते हैं। परिक्रमा का गुण तो समाहित हो गया नेताओं में, और पराक्रम तो माफिया। हमारे यहाँ पराक्रमी जितने हैं इस समय जेल में है सर। वही तो। हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय 80% पराक्रमी जेल में हैं, और उनके उनकी तलाश में जहां थोड़ा बहुत जगह बची हुई है, इनकी परिक्रमा जो है बाबा जी का बुलडोजर कर रहा है। हमारे यहाँ जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, चलिए वहां नहीं चलते आज हैं। समय हम राजनीतिक और धार्मिक चीजों के ऊपर आक्षेप नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव हाँ, इशू है। तो हम अपने साहित्य की ही बात करते हैं, साहित्य से संबंधित ही सही। बात करते हैं। तो ये बताइए कि जब आप कहानी लिखते हैं तो उसकी कथा वस्तु तो आप आसपास से चुन लेते हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन उसके पात्रों का चयन कैसे करते हैं और किस तरीके से उसकी बनावट करते हैं? एक दिन मैं अचानक पढ़ रहा था, एक साहित्यकार हमारे यहाँ गुमनाम से मर गए। वे बीड़ियां बनाते थे सर। उनको शायर जौनपुरी के नाम पे हमारा पूरा जिला जानता था। वे सारा दिन बीड़ियां बनाते थे और उसी को बेच करके अपने दिनचर्या चलाते थे। तो वे शख्स जब मर गए, तो हालांकि मुफलिसी में मरे, उन्हीं को किरदार को हमने एक किरदार के तौर पे दो एक लघु कथा लिखी, भूखे शायर का दीवान। जी। भूखे शायर का दीवान एक रचना ये लिखी थी, और एक इसी पे बड़ी कहानी हमने लिखी थी। एक साहित्यकार पे हमने लिखा था एक कहानी, जी। मनहर के आंसू। हाँ हाँ। मनहर के आंसू जी। मैंने ये व्यक्त करने की कोशिश की। हालांकि बड़ी तकलीफ होती है सर जब चेतन भगत दिखते हैं। जी। जब लोलिता लिखने वाला जैसा लेखक दिखता है, और वहां हिंदी जब हाशिए पे आके खड़ी हो जाती है, अपने ही बेटों से उपेक्षित हो जाती है, तो बड़ा कष्ट होता है सर। सही बात। मैंने चेतन भगत को भी पढ़ा है, लोलिता को भी पढ़ा है, सदात हसन मंटो को भी मैंने पढ़ा है, लेकिन कहीं न कहीं लगता है सर, दरअसल वाकई हमारे हिंदी सबसे साहित्य पहली कहानी होगी के पाठकों मंगल। ने हमारे हिंदी साहित्य के पाठकों ने हमारी हिंदी जैसी माँ के साथ वफा नहीं की सर। जिस हम करें थोड़ा सा भी अगर सिला हम लोगों ने दिया होता, तो आज हिंदी हाशिए पे न होती। सच बात यह है कि हिंदी, देखिए सर, कोई रेस्टोरेंट नहीं है।
हिंदी रेस्टोरेंट नहीं है, माँ का वात्सल्य है, चुपली हुई रोटी है सर, कन्हैया की माखन रोटी है सर, संवेदना है हिंदी। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ। आज बहुत हेलो हेलो जी जी, आवाज आ रही है, कैरी ऑन। पता नहीं क्यों सर, हिंदी को जब मैं इस हालात में देखता हूं तो ऐसा लगता है कि नहीं, आप पीड़ा होती है। पूरे तथ्य एकत्रित करिए तो आप अपना झंडा जो है ना 2 फुट ऊंचा कर देंगे। आज आपको पता होना चाहिए कि 84 देश ऐसे हैं जहाँ की यूनिवर्सिटियों में हिंदी की चेयर है। हाँ, हिंदी की जितनी इज्जत विदेशों में है उतनी इज्जत अपने शायद यहाँ बल्कि यहाँ नहीं है। हाँ लेकिन इसके पीछे कुछ कारण थे जो अब बदल गए हैं, और आशा है कि आने वाले समय में हिंदी और प्रगति करेगी, विकसित होगी, सुदृढ़ होगी। सर। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो ये रहेगा हम्म, कि जब आप कोई रचना करते हैं तो उसमें कौन कौन से तत्व आपके लिए प्रभावी होते हैं या सपोर्टिव होते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी पहली शर्त ये होती है कि किसी भी रचना में अगर दर्द और संवेदना ना हो तो मैं समझता हूँ उसके कैनवस, साहित्य के कैनवस पे कोई मुकम्मल और दिल पे दस्तक देने वाली तस्वीर नहीं बनती। अगर आपको कोई रचना या कोई कृति, कोई कहानी या कुछ भी लिखना हो, बिना एक खाके के आप उसमें रंग भरे, बिना संवेदना के, बिना एक दिल को टच किए, देखिए छुअन होनी चाहिए। आप कुछ भी लिखते हो, चाहे व्यंग हो, चाहे कहानी हो, चाहे लघु कथा हो, कुछ भी हो, कोई विधा हो, लेकिन स्पर्श होना चाहिए। अगर वे चीजें जो आप लिख रहे हैं, जो व्यक्त कर रहे हैं, अगर अपनी अपना संदेश, आपका कहानी उस दिल तक दस्तक भी नहीं दे पाए, तो मैं समझता हूँ कहानी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। वे लेखक कहीं न कहीं बीच में भटक जाता है सर। और सच बात ये है कि कहानी या साहित्य के पाँव आवारा नहीं होने चाहिए सर, ठीक बात। बल्कि आवारगी से मंदिर की तरफ शब्दों को बढ़ना चाहिए। सही है। मैं वेरी जहाँ नाइस, तक समझता हूँ वेरी सर। नाइस। तो कैसा भविष्य लगता है? पाठकों की रुचि उतनी क्यों नहीं हो रही है जबकि लेखक तो धनाधन लिखे जा रहे हैं? दरअसल उसका रीज़न है सर, जैसे हमारी आस्था ने गंगा को पवित्र तो मान लिया, और गंगा तारने लोगों को आई थी भगीरथ की तपस्या से। लेकिन आज स्थिति अगर यथार्थ में बात करिए तो गंगा खुद तरने की स्थिति में है। साहित्य भी ठीक गंगा की तरह है। हमारी आस्था आज भी शब्दों को गंगा जल की तरह ग्राह्य है, हम कबूलते हैं, लेकिन उसको मैला करने वाले कहीं बाहर के नहीं है सर, ठीक हम बात ही है। हैं। हाँ, एग्री। ये गुनाह हम ही से हो रहा है सर। साहित्य में जो इस तरह के, खासकर देखिए कुछ आर्थिक अय्याश भी आ गए हैं साहित्य में सर, जिनका लिखने उखने से वो साहित्य, मैंने बहुतों को देखा है, कुछ लोग साहित्यिक अय्याशी कर रहे हैं सर। जैसे भजन के, जैसे होता क्या है ना, जैसे मथुरा के मंदिर में किसी ने अचानक कृष्ण जन्माष्टमी को ऑर्केस्ट्रा का डांस रख दिया हो, हाँ, वही स्थिति है सर। और जबकि भजन और ऑर्केस्ट्रा त्वरित तो उत्तेजित कर सकता है, लेकिन उससे भजन भी जो है, उससे भी खतरनाक पोजीशन होता है जब मुन्नी बदनाम हो वही का गाना बजता है। तो यही सुनना पड़ेगा, क्या करेंगे जब नहीं समझ। जब जब माँ के आंचल के साथ आप मजाक करेंगे तो ये दिन आपको देखने पड़ेंगे। मुन्नी बदनाम होगी, कभी झंडू बाम आ जाएगा, कभी डार्लिंग, तो ऐसे शब्दों की बहुतायत हो जाएगी। तुम जुल्फ से झटको न पानी की मोती टूट जाएंगे, और इस सारे गाने चले जाएंगे सर हाशिए पे। तो आप क्या समझते हैं, लेखकों के द्वारा जो लिखा जा रहा है उसकी गुणवत्ता में कमी है? क्यों जुड़ नहीं पा रहा पाठक? नहीं नहीं, गुणवत्ता में कतई कमी नहीं है सर, गुणवत्ता में कतई कमी नहीं है। क्योंकि अगर गुणवत्ता में कमी होती तो तवायफ के घुंघरू कभी किताब की जीनत नहीं बनते सर। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया डायलॉग बोला आप। गुणवत्ता तो है। साहित्य एक चीज जान लीजिए, नजरअंदाज कर सकते हैं सर, लेकिन साहित्य की बगावत को दुनिया तब भी नहीं झेल पाई थी, अब भी नहीं झेल पाई है, और आने वाले कल में भी नहीं झेल पाएगी। जब भी देश को इनकलाब की जरूरत पड़ती है, पहले यही 5 रुपए की कलम चलती है सर,
हम पीढ़ियां बदलते हैं, हुकूमत की तख्तोताज हिला देते हैं। साहित्य के शब्द कभी इतने एक आपको पंगु बता नहीं देता गए। हूँ, आपके काम आएगा कहीं लिखने में। हाँ जब पहली स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दे करके जवाहरलाल नेहरू सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे लाल किले में, हाँ तो एक सर। जगह पर वो नीचे आए और वहां आते आते लड़खड़ा गए। तो हम्म जब वो लड़खड़ा गए तो उनको निराला ने पकड़ा हम्म और सबसे नीचे आके जमीन पर उनको खड़ा होने हम्म पर तब छोड़ा। तो निराला जी ने बोले, नेहरू जी, जब हम्म सत्ता लड़खड़ाती है तो हम्म, साहित्य ही उसको थामता है। बिल्कुल सर। इसीलिए हमने एक नई मुहिम शुरू की है कि साहित्य को कम से कम चौथा नहीं तो पांचवा स्तंभ तो कहा जाना चाहिए। पांचवा स्तंभ। सच बात ये है सर, जिसको मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रहे हैं ना, वे आज बाजारू औरतों से भी ज्यादा दो कौड़ी के हो गए हैं। हम साहित्य न होता, उस साहित्य विवाद न में नहीं होता। जाएंगे दुबे जी, तो हम उस वही विवाद बता में रहे हैं नहीं सर। जाएंगे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमें किसी तरीके से एंट्री तो लेनी है ना। तो सर इस इस अंधेरे में आप जैसे चिराग हैं, हम जैसे दिए हैं जो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन इस फकत को, दिए को एक दिया मत समझिए। हम नहीं नहीं, कोई अंधेरे से नहीं, एक लड़ेंगे। दिया नहीं, इसीलिए साहित्य हाँ आगे आएगा और ऊंचाई भी छुएगा। लास्ट में ये बताइए, अभी आपने कहा कि आने वाला युग, तो आने वाले युग में आपको क्या दिखता है भविष्य साहित्य का? साहित्य का भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा सर। तो उसका रीजन ये है, साहित्य देखिए शास्त्रीयता है। इसका एक ऐसा माधुर्य है जिससे आज नहीं कल पीढ़ियां लौटेंगी सर। मैं आप ही नहीं लौटेंगे, पीढ़ियां लौटेंगी डिजिटल सर। डिजिटल युग में आप कैसे आगे बढ़ते देखते हैं साहित्य को? देखिए, डिजिटल युग से एक चीजें तो हुई है सर। पहले कुछ तथाकथित लोगों तक ही साहित्य को समझ लिया गया था, लेकिन आज इतना मंच मिल गया है कि नई पीढ़ी जो अंकुरित हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा मंच है सर। बहुत सही। जो जो बिरवे हैं, पनप रहे हैं सर। अब उनको जो है झोला टांग करके दरवाजे दरवाजे प्रकाशक के यहाँ दस्तक नहीं देनी पड़ रही है, और उनको अपने साहित्य का पोस्टमार्टम किसी घनघोर विद्वान से नहीं करवाना पड़ रहा है सर। मैं समझता हूँ विश्व का हर पांचवा व्यक्ति कवि और साहित्यकार है, क्योंकि उसकी भावनाएं व्यक्त हो रही हैं सर। और जब तक भावना व्यक्त होती रहेगी ना, साहित्य कभी झुकेगी नहीं सर। साहित्य के जानते हैं, अभी आप छोटा सा कभी 4 लाइन 5 लाइन का लिख के किसी विद्वान साहित्यकार के पास चले जाइए, सबसे पहला काम वो करता है कि उसके साहित्य की हत्या कर देता है। अरे हम कह रहे हैं, चाहे जो भी लिखा है, आप उसके प्रसाद को समझिए, आप उसकी तपस्या को समझिए, आप उस पंखुड़ी को समझिए जिस श्रद्धा से उसने शब्दों को उतारा है। ये महत्व मायने नहीं रखता कि कितनी बड़ी, अरे सर मीनार भी बनेगी ना, तो उसके भी ईंट गारे और तमाम चीजों की जरूरत होती है। आज छिल रहा है, गिर रहा है, लड़खड़ा रहा है, लेकिन कल खड़ा होगा साहित्य उसका भी। ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज ये खासकर आपकी सोच को साधुवाद, और मैं यही समझता हूँ और यही सोच करके मैंने विभिन्न मंचों पर नवोदित और उदीयमान कला रचनाकारों को आने का मौका दिया है, या हम उनके लिए समय उपलब्ध कराते हैं या मंच उपलब्ध कराते हैं। तो सर, हमारा जाने से पहले यही एक है। बात हम आपसे स्पेशली व्यक्तिगत कहना चाहेंगे सर, अगर इजाजत हो तो। हम्म। सर, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं, हालांकि अभी छात्र हूँ लिखने पढ़ने के मामले में, और मैं अनवरत आप वरिष्ठ लोगों से, हालांकि मैं आपको अमर उजाला तमाम विभिन्न जगह व्यंग आपके लेख पढ़ता रहता हूँ, मार्गदर्शन होता है। सच बात यह है कि हमारी पगडंडियां आप जैसे लोगों का सानिध्य पाके 4 लेन में बदल रही हैं सर, और बिल्कुल। कल 6 लेन में भी बदलेंगी, ये मुझे विश्वास है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि सर आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद से विश्व के 251 श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में इस बिरवे को भी थोड़ा सा स्थान दिया है। सच दुबे जी, बात यह है, दुबे जी साहित्य। उसमें एक परिवर्तन किया है, 251 अब अंग्रेजी में भी उपलब्ध होगी शीघ्र ही। अरे वाह सर, बड़ी उपलब्धि है अनुवाद किया सर। जा रहा है ताकि वो बड़ी विश्व उपलब्धि स्तर है। पर पहुंच सके सबके पास। हिंदी और सर सीखने वाले तो हैं, गैर हिंदी भाषी, मतलब गैर हिंदी भाषी जो है ना, वो भी उसका लुत्फ उठा सकें।
तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि समय का अपने पास एम्पल टाइम नहीं है, समझ रहे हैं सर। तो इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि साहित्य के अलावा आपकी अभिरुचियां क्या क्या हैं। साहित्य के अलावा मैं यात्रा करना पसंद करता हूँ सर। बहुत सुंदर। सफर यार हमें बहुत है, और खासकर रातों का सफर, क्योंकि रातों में कहानियां ज्यादा दिखती हैं, हाँ दिन में व्यक्ति दिखते हैं। देखिए सच्चाई ये है कि दिन में व्यक्ति दिखते हैं, रातों को हकीकत और कहानियों के पात्र दिखते हैं। जी, किसी शहर में चले जाइए, सारी कहानी के पात्र आपको रात में दिख जाएंगे। सही। कौन शहर कितना स्मार्ट सिटी बना है, कौन व्यक्ति कितना स्मार्ट है, उस शहर की हकीकत क्या है, सब 9 बजे के बाद ओपन हो जाएगा सर। एक लेखक को पढ़ने और लिखने के लिए सबसे आदर्श समय है 9 बजे के बाद की रात, क्योंकि वही आदर्श समय होता है। एक साहित्यकार वही गुफ्तगू करेगा सर, हर किरदार उसका वहीं टहलता हुआ दिख जाएगा, कारें भी दिख जाएंगी, फुटपाथ पे लेटा हुआ आदमी भी दिख जाएगा। ठंड की रातों में अलाव के इर्द गिर्द खड़े 2-4 आवारा कुत्ते, आदमी, या उस शहर में जो है क्या कहते हैं रन बसेरी की क्या हालत है। और वाकई जिंदगी भी एक रन बसेरी की तरह है सर, और इस रन में सबका बसेरा है। और सफर तो सभी को करना है, कोई चादर ओढ़ के करेगा, कोई स्लिप वेल के गद्दे पे सो के करेगा, मुकम्मल तो सभी को हर किरदार करना है सर। जी, अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि अपने समकक्ष, अपने से जो कनिष्ठ लोग हैं, लेखक रचनाकार, उनके लिए आपको अपने अनुभवों के आधार पर क्या बताना चाहेंगे आप। अनुभव के आधार पे यही है सर कि अगर आपने कोरे कागज पे क भी लिख दिया सर, तो मेरा ये दावा है कि क लिखने वाला व्यक्ति कल साहित्य के ज्ञान तक जाएगा। स्वर और व्यंजन एक दिन उसके आकार लेंगे, और निश्चित है कि वे साहित्य वर्णमाला से जब शुरू करेगा तो शब्दों से जरिए एक सीमित यात्रा करके मुकम्मल होगा। आज साहित्य को सर किसी को सीखने या ट्यूशन या कोचिंग की जरूरत नहीं है सर। नहीं। बस किसी को कहीं भी किसी किरदार को, पेड़, रूख, पौधे, किसी से अपने से बड़े को मुस्कुरा के देख लीजिए, आपका साहित्य एक कविता पूरी हो गई सर। सही बात। इसी के साथ हम आज की सभा समाप्त करना चाहेंगे दुबे जी, और हमें अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप में जोश है, आप में प्रतिभा है, आप में ज्ञान भी है और सीखने की जिज्ञासा भी। इसको बनाए रखिए और रचना धर्मिता अपनी कायम रखिए। यशस्वी होंगे आप, ये हमारी कामना है। प्रणाम सर, प्रणाम।